हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में यह एक टॉपिक है। और साथ साथ व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को देखेंगे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का कैसे प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम किस संज्ञा में प्रयोग करते हैं, जो सदैव संज्ञा में होते हैं, फिर भी उनका भाव बदल जाता है। तो इन सबको हम देखेंगे, डिटेल वीडियो रहेगी। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए आज देखते हैं संज्ञा, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक। तो संज्ञा की सर्वप्रथम परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, वो सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। जैसे अंशु, प्रवर, चेन्नई, भलाई, मकान आदि, ये सब क्या है, एक नाम विशेष है। इस दुनिया में अगर किसी का नाम है, वो सभी क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उपयुक्त उदाहरण में अंशु और प्रवर व्यक्तियों का नाम है, चेन्नई स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है और भलाई भाव का नाम है। संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि यही 5 संज्ञा के प्रकार हैं, इन्हीं को हम ज्यादातर पढ़ते हैं। आधुनिक मान्यता में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है ना। कितने हैं? जात, व्यक्त, भाव। ठीक है ना। इसमें कौन, समूह और द्रव्यवाचक हट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका डिटेल। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिन संज्ञाओं से एक जात के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थान के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे गाय, गाय कहने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, फिजियन, शंकर, देसी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार के गायों का नाम का बोध होता है। क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति होती है, इसलिए गाय शब्द एक जात विशेष का बोध कराता है। इसलिए गाय क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो। अगर इसी में कह दे हरियाणवी गाय, तो हरियाणी गाय व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति की बात कराए, एक विशेष नस्ल की बात करेगा। अब देखते हैं लड़का, इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं, जैसे रामू, श्यामू, प्रखर, संकेत, मोहन, पीटर, करीम आदि। क्योंकि मनुष्यों में एक खास अवस्था वाले मानवों को एक जाति हुई लड़का। अगला है नदी, इसके अंतर्गत सभी नदियां आएगी, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, हवा गयो, टेन्नेसी, नील, दजला, फुरात, ये सभी नदियां आ जाएंगी। तो नदी शब्द एक जाति का बोध कराता है। पहाड़ सभी जाति के अंतर्गत, जैसे हिमालय, आल्पस, फ्यूजियामा, मंदार, ये सभी पहाड़ आएंगे। तो पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है शहर, शहर भी स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहरें आएंगे, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, रीवा, बेंगलोर, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ, ये सभी। एक शहर शब्द जो होता है वो जाति का बोध कराता है। एक नोट है यहां पे, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाच्य और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। आधुनिक मान्यताओं में जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है।
अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रकार है वह है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास नाम बताती है। जैसा कि मैंने बताया, गाय है, गाय जातिवाचक है, लेकिन गाय के एक विशेष नस्ल का जो नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आया? उदाहरण, हम ऊपर की जातियों में से खास खास नाम चुनते हैं। जैसे पहाड़ को देख लीजिए, पहाड़ एक शब्द एक जातिवाचक है, लेकिन उसी पहाड़ में अगर हिमालय पहाड़ कहा जाए, हिमालय पर्वत कहा जाए, तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जर्सी गाय एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन गाय क्या है? जातिवाचक है। प्रखर कुमार व्यक्तिवाचक है, लेकिन लड़का क्या है? जातिवाचक है। हमारे एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत एक व्यक्तिवाचक है, बेंगलुरु व्यक्तिवाचक है, लेकिन शहर क्या है? जातिवाचक है। आप देख रहे हैं कि जर्सी गाय से एक खास प्रकार की गाय का, प्रखर कुमार से एक खास व्यक्ति का, हगा से एक खास नदी का, हिमालय पर्वत से एक खास पर्वत का, और बेंगलोर से एक खास शहर का बोध हो रहा है। अतएव ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। अगला जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, ये अस्पर्शी होती हैं। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। क्या भूख को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या आपके अंदर जो अच्छाई है उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। क्या उसको कोई बीमारी है उसको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन वो है, वो महसूस किया जाता है, वो केवल अनुभव किया जाता है। जैसे देख लीजिए, क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लड़ाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई आदि। उपयुक्त उदाहरणों में से आप किसी को छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। इसलिए ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। उपयुक्त उदाहरणों को भी हम देखते हैं। क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग स्वतंत्र भाववाचक है, किंतु अच्छाई अच्छा प्लस आई, बुराई बुरा प्लस आई, बीमारी बीमार प्लस ई, लंबाई लंबा प्लस आई, बुढ़ापा बुढ़ा प्लस पा, मिठास मतलब मीठा प्लस आस, बचपन मतलब बच्चा प्लस पन, हरियाली हरी प्लस आली, सच्चाई सच्चा प्लस आई, प्रत्ययों के जोड़ने से बनाई गई भाववाचक संज्ञा। तो कुछ तो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन कुछ को प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक बनाते हैं। नोट, भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में सभी संबंधित बातें प्रत्यय प्रकरण में दी गई है। यानी कि हम प्रत्यय प्रकरण में इस सब चीज को हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रत्यय बनाया जाता है, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। इनको हम प्रत्यय में जब प्रत्यय पढ़ेंगे वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि यह संज्ञा समुदाय का बोध कराती है, एक गुच्छे का बोध कराती है, इकट्ठा का बोध कराती है। ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी और तोली जाती है। ये अगणनीय है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, ध्यान रखना, पानी, फल, अन्न,
चीनी, आटा, चूना आदि। ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन दोनों को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक संज्ञाओं के प्रकार में हम बांटते हैं। ये हो गए संज्ञा के प्रकार। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम ध्यान रखें, ध्यातव्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें, रोचक बातें। फल द्रव्यवाचक संज्ञा है। फल क्या है? द्रव्यवाचक, क्योंकि इसको तौला जा सकता है, क्योंकि इसे तौला जाता है। लेकिन फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आते हैं। अब समझने का प्रयास करिएगा। इस आधार पर फल तो जातिवाचक संज्ञा हुई ना, क्योंकि ये फल जो है बहुत सारी फलों का बोध करा रहा है। अब फलों को यदि आम की बात करें, फलों में यदि आम की बात करो तो एक खास प्रकार के फल का बोध होता है। इस हिसाब से आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आम के अंतर्गत सभी प्रकार के आम आएंगे, जैसे सीपिया, मालदा, बंबैया, जर्दालू, शुकुल, गुलाब खास। तब तो आम को जातिवाचक मानना चाहिए, उचित होगा। और मालदा आम को व्यक्तिवाचक। परंतु यदि कोई मालदा आमों में से केवल दुधिया मालदा की बात करे तब तो क्या मानना चाहेगा? स्पष्ट, आपका स्पष्ट होना चाहिए, उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। अब थोड़ा नीचे से दुधिया मालदा, ऊपर से फल तक जरूर देखें। यानी कि इसमें थोड़ा विवादित है। ये अपने भाव के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार, अभ्यास के अनुसार इसको हम मानेंगे। अगला देखिए, एक और तथ्य देखते हैं। सभा समूहवाचक संज्ञा है। सभा एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि समुदाय का बोध होता है। अच्छा भाई, तो आम सभा और बाल सभा आदि क्या है? दर्जी आपको मापता है और डॉक्टर तोलता है, आप स्वयं ही तोलते हैं। आपको मानव पाठक क्या माना जाए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक? ये आपकी समझ पर निर्धारित होगी या पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न कंफ्यूजन करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो हमें इनका बोध होता जाएगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। संस्कृत विद्वानों ने द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत भाववाचक में माना है। डॉक्टर किशोरीलाल वाजपेयी ने अपने व्याख्यान में निष्कर्ष निकालते हुए कहा है, संज्ञा मात्र एक ही है, जातिवाचक संज्ञा। किशोरीदास वाजपेयी का मानना है कि संज्ञा मात्र एक है, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम अध्ययन और समझदारी बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की बातें करते हैं। शायद इसी उलझन के कारण आधुनिक व्याकरणों ने आधुनिक अंग्रेजी भाषा का अनुकरण करते हुए बिल्कुल साफ तौर पर माना है कि संज्ञाओं को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाए। यही बात मेरा भी है। उनका मानना है कि केवल जातिवाचक है ये एक संज्ञा, लेकिन 3 जो व्याकरणों 3 प्रकार और माने हैं, उनको हम मानते हैं। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये 3 प्रकार आधुनिक व्याकरणों ने माना है, तो हम भी मान लेते हैं। ये किशोरीदास वाजपेयी का मानना है। अब आगे देखते हैं संज्ञाओं के विशेष प्रयोग। हम पहले ही बता चुके हैं कि शब्द अनेकार्थी होते हैं और पद एकार्थी, और पद भी तो निश्चित बंधन में नहीं रहते। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं, वह लड़का अच्छा है, यहां पर विशेषण है। ठीक है, अच्छा यहां पर विशेषण है। अब ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्दों को हम कितने तरह से अध्ययन कर सकते हैं। वह लड़का अच्छा गाता है। अब यहां पर अच्छा शब्द देखिए, एक में विशेषण, एक में क्रिया विशेषण हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए, तुम सारे ही आए, तुम
सारे ही आए, अच्छे कहां रह गए? ये सर्वनाम है। देखिए, अच्छा शब्द ही है, एक विशेषण, एक क्रिया विशेषण और एक सर्वनाम का बोध करा रहा है। और अच्छों को जाने दो, यहां पर संज्ञा का बोध करा रहा है। यहां पर क्या करा रहा है? संज्ञा का बोध करा रहा है। तो एक विशेषण, एक क्रिया विशेषण, एक सर्वनाम या संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अनुसार संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। वाक्य के अनुसार उसके एक निश्चित मान का निर्धारण किया जाएगा कि वो क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है। हम देख रहे हैं कि एक ही पद अपने नाम को बदल रहा है। नामों में यह बदलाव प्रयोग के कारण होता है। जब पद अपने नामों को बदल लेते हैं तो क्या संज्ञा प्रयोग के आधार पर अपने नामों और प्रकारों को बदल नहीं सकती? कुछ उदाहरण को देखते हैं। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखें। गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में है। यहां पर गांधी एक जाति है, लेकिन यहां पर गांधी शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो रहा है। मेरे दादाजी पूरी यात्रा पर निकले हैं। पूरी यात्रा यानी एक पूरी शब्द, पूरी एक स्थान का बोध करा रहा है। जबकि पूरी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन एक स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक बदल गया। गुरु जी यानी एक गुरु नहीं, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन यहां पर इस वाक्य में देखिए, गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है, इसलिए यहां पर गुरु जी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। अगला देखते हैं। वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है। अरे देवी तो एक नहीं हो सकती, बहुत सारी देवियां हो सकती हैं, सरस्वती, काली, दुर्गा, बहुत सारी है, लेकिन यहां पर एक देवी व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित पद जाति की बात ना कहकर खास व्यक्ति और स्थान की बातें करते हैं। हमें इस प्रकार समझ, गांधी जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी आदि आते हैं। परंतु उक्त वाक्य में गांधी का प्रयोग सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी हुआ है। ठीक है। और पूरी पर भी यह जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम पुरियां, जैसे नगर, पुरिया मतलब नगर, जैसे जगन्नाथपुरी, पावापुरी, अलकापुरी आती है। परंतु उक्त वाक्य में केवल जगन्नाथपुरी के लिए ही पूरी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार गुरु जी से कामता प्रसाद गुरु, देवी से दुर्गा, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। इसी तरह प्रकार संवत का प्रयोग विक्रम संवत के लिए, भारतेंदु का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, मालवी का प्रयोग मदन मोहन मालवीय के लिए, नेहरू का प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। अब ये सभी है तो जातिवाचक, लेकिन ये सभी व्यक्तिवाचक का बोध करा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। साधारणतया जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, किंतु व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, किंतु व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। यहां से वचन का भी अगला हमारा टॉपिक होगा वचन। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। ऐसा है, चलिए देखते हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। यह नेहरू तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि
समानार्थ व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। सम्मानार्थ, सम्मान के अर्थों में जो प्रयोग किया जाता है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में होती है। यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ईश्वर मेला घर भला करे, उसका पिता बीमार है। यहां ईश्वर और पिता का प्रयोग आदरणीय होते हुए भी एक वचन में हुआ है। ईश्वर का प्रयोग तो एक वचन में ही होता है, परंतु अपने पिता के लिए बहुवचन क्रिया लगाई जाती है, जैसे मेरे पिताजी विभिन्न भाषाओं के जानकार हैं। ये देखिए, वाक्य के अनुसार हम निर्धारण करेंगे। इसी तरह शिक्षक का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पोषाहार योजना से शिक्षक भी बेईमान हो गए हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में बदलाव, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का भी बदलाव होता है। इसको भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण। ध्यान से देखें। इस दुनिया में रावणों और कंसों की कमी नहीं। कि व्यक्तिवाचक रावण है, रावण तो एक ही माना जाएगा, पर यहां बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा है, एक जाति की बात कर रहा है कि रावण है कि कंस है। पर रावण तो रावण था, व्यक्तिवाचक था ना। तो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। अगला देखिए, ऐसा समय भी था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री थी। देखिए, सीता और सावित्री एक ही थी, एक थी, लेकिन यहां पर सीता और सावित्री एक जाति का बोध करा रहा है। आगे देखिए, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र का मतलब ईमानदार से लिया जाएगा, दानिया राज से लिया जाएगा, दानिया से। आगे देखते हैं और देखते हैं। परीक्षा समाप्त होती ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। तो कुंभकर्ण तो एक ही था, जाति था, सॉरी व्यक्ति था, और व्यक्ति से जातिवाद की क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। आगे देखते हैं। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है, माना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। उपयुक्त उदाहरणों में रावण, कंस, सीता, सावित्री, हरिश्चंद्र, कुंभकर्ण, शेक्सपियर, नेपोलियन और हिमालय का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, जबकि सभी व्यक्तिवाचक है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष की गुण की प्रसिद्धि के कारण उस गुण वाले सभी पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है, तब ऐसी अवस्था में वह जातिवाचक बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है, लेकिन वह जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होकर कई हो जाती है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अगला नियम जो है भाववाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। अब देखिए, भाववाचक कैसे जातिवाचक में परिवर्तन होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, भाववाचन रूप, किंतु जब उसका रूप बहुवचन बन जाता है तब वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक बन जाती है। नीचे कुछ उदाहरण ध्यानपूर्वक देखें। पहला, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, ये भी एक है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। छात्रों को अपनी लिखावटों पर ध्यान देना चाहिए। लाहौर में बम धमाकों से सर्वत्र चिल्लाहटें सुनाई पड़ रही हैं। मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। और देखते हैं, उसके सपनों का सौदागर आया है। मनुष्य मनुष्यताओं से विहीन अनावृत होता है। उपयुक्त उदाहरणों में रेखांकित पद भाववाचक से जातिवाचक बन गए हैं। हालांकि इसमें हम रेखांकित नहीं कर पाए, इसमें रेखांकित होना चाहिए। अब देखते हैं
संज्ञाओं के कार्य। क्या होता है संज्ञाओं के कार्य? वाक्य में दो भाग अनिवार्य रूप से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, या वाक्य के कह सकते हो अंग है। ये वाक्य के क्या है? अंग है। उद्देश्य और विधेय जब हम वाक्य पढ़ेंगे तब वहां पर रहेगा। यदि वाक्य में उद्देश्य नहीं है तो वाक्य सार्थक नहीं हो सकेगा। वाक्य के परमावश्यक तत्व है योग्यता, आकांक्षा, आशय नष्ट हो जाएंगे। नीचे लिखे वाक्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। दौड़ता है, कौन दौड़ता है? वाक्य से कैसे पता चल रहा है कौन दौड़ता है? भाई व्यक्ति दौड़ता है कि कुत्ता दौड़ता है कि जानवर दौड़ रहा है कि गाय दौड़ रही है कि घोड़ा दौड़ रहा है? महंगा है, क्या महंगा है? आलू महंगा है कि प्याज महंगा है? टमाटर महंगा है? महान राष्ट्र है। अरे भारत महान है कि पाकिस्तान की, नेपाल कौन है? अमेरिका कौन है? कठिन नहीं है। क्या कठिन नहीं है? प्रश्न पत्र कठिन नहीं है कि कुछ और कठिन नहीं है? हिमालय पर चढ़ना कठिन नहीं है तो क्या कठिन नहीं है? सस्ता हो गया है। क्या सस्ता हो गया? आलू, प्याज, टमाटर, क्या सस्ता हो गया? क्या उपयुक्त वाक्यों से अर्थ की पूर्णता स्पष्ट होती है? नहीं ना। अब इन्हीं वाक्यों के निम्नलिखित रूप देखें। प्रखर दौड़ता है और प्रवर, यहां पर प्रवर दौड़ता है। प्रवर संज्ञा है, उद्देश्य है। सोना महंगा है, सोना संज्ञा है, उद्देश्य है। भारत महान राष्ट्र है, भारत संज्ञा है, उद्देश्य है। गणित कठिन नहीं है, गणित संज्ञा उद्देश्य है। कपड़ा सस्ता हो गया है, कपड़ा संज्ञा उद्देश्य है। अर्थात संज्ञा वाक्य में उद्देश्य का काम कर वाक्य को सार्थक बना देती है। संज्ञा वाक्य में उद्देश्य का काम करके वाक्य को सार्थक बना देती है। अब इन्हीं वाक्यों को देखें। वह पढ़ता है, क्या क्या पढ़ता है? माता पिता गए हैं, कहां गए हैं? उसने छड़ी से पीटा, किसे किसको? पेट्रोल से चलती है, क्या चलती है? वह परीक्षा में अच्छा लाया है, क्या लाया है? उपयुक्त वाक्यों में भी आकांक्षा शेष रह गई। यदि क्रमशः किताब, बाजार, कुत्ते को, गाड़ी, अंक आदि संज्ञाएं हो रखे तो वाक्य इस प्रकार बनकर सार्थक हो जाएंगे। वह किताब पढ़ता है, उसने छड़ी से कुत्ते को पीटा, वह परीक्षा में अच्छा अंक लाया, माता पिता बाजार गए हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। स्पष्ट है कि संज्ञाएं वाक्य को सार्थकता प्रदान करती है। संज्ञा के आवश्यक धर्म क्या है देख लेते हैं। संज्ञा तीन आवश्यक धर्म अथवा लक्षण माने गए हैं। संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन और संज्ञा का कारक। अगला टॉपिक यही होगा। यदि कोई पद संज्ञा है तो उसका निश्चित लिंग, वचन और कार्य की संबंध होगा। अतएव संज्ञा का रूपांतरण तीन स्तरों पर होता है, लिंग, वचन और कारक। ये हो गए संज्ञा टॉपिक। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठोके लाइक, है ना। कमेंट्स करें कि अभी आपको व्याकरण में या हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्ग 3 के सिलेबस के अंतर्गत जो कुछ भी रखा है, पहले वीडियो किसकी चाहिए, मैं उसकी बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।